स्टूडेंट, नाउ कम ओवर द लास्ट चैप्टर ऑफ इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं बेटा बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, क्या पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड, या आप कहें कि पूरे अर्थ पे क्या पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी कांस्टेंट होती है, वेरिएबल होती है, उसके लिए बहुत सारी अलग अलग स्टडीज आई हैं। फिर आते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और यदि इतनी इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी तो हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं। बायोडाइवर्सिटी जो टर्म था वो एक साइंटिस्ट ने दिया था बेटा, जो सोशियो बायोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम था एडवर्ड विल्सन। इन द ईयर 1992 उन्होंने डिस्क्राइब किया था लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी को। बायोडाइवर्सिटी सिंपली है डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट्स में, एनिमल्स में, माइक्रोब्स में किस किस लेवल की डाइवर्सिटी देखी गई है। तो इन्होंने जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी 3 लेवल्स एक्सप्लेन किए थे बेटा। 3 लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जांपल दिए जाएंगे और पूछा जाएगा लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहला आता है जेनेटिक लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंस इन जीन्स इन मेंबर्स ऑफ सम स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगो है, तो मैंगो तो एक स्पीसीज है बेटा, और उसके बहुत सारी वैरायटीज हैं, तो कैन यू कॉल जेनेटिक लेवल पे डाइवर्सिटी है। दूसरा आ जाता है 50,000 स्ट्रेन ऑफ राइस, इसका मतलब इसमें किस लेवल पे डाइवर्सिटी दिख रही है, आप अगेन जेनेटिक लेवल की डाइवर्सिटी दिख रही है। दूसरी आती है स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज। यदि मैं वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट को कंपेयर करूं तो एनसीईआरटी कहती है वेस्टर्न घाट है मोर एम्फीबियन देन ईस्टर्न घाट, क्योंकि वेस्टर्न घाट पे जो रेन प्रेसिपिटेशन है, बारिश जो होती है, या आप कहें कि रेनफॉल मैक्सिमम देखा गया है, तो वहां पे एम्फीबियंस ज्यादा, स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा देखी गई है एम्फीबियंस की एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। तीसरा आता है इकोसिस्टम लेवल। इकोसिस्टम लेवल ऑफ डाइवर्सिटी, यदि मैं 2 कंट्री को कंपेयर करूं, एक इंडिया को एक स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक ग्रीन लैंड, न्यूयॉर्क, ये सारी स्कैंडिनेवियन कंट्री है, नॉर्वे जो बर्फ से ढके रहते हैं, ऐसी कंट्री को क्या कहते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री। तो यदि इंडिया की बात करें जो सब ट्रॉपिकल कंट्री, और वहीं स्कैंडिनेवियन कंट्री देखें तो कहाँ पे इकोसिस्टम ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो कहते हैं इंडिया में प्लेन्स भी देखने को मिलते हैं, डेजर्ट भी, वेटलैंड भी, रेन फॉरेस्ट भी, तो मोर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी notice in India as compared to Scandinavian country like Norway, Greenland, ये सारी के सारे। Now come upward species on Earth in India, कुछ डाटा दे रखा है बेटा एनसीईआरटी ने, 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, यहाँ से देखते हैं। अकॉर्डिंग टू IUCN 2004, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, हर साल एक बुक लिस्ट रिलीज करती है, बुक रिलीज करती है, जिसको रेड डाटा बुक कहते हैं। यही वो बुक है जो ग्लोबल लेवल पे हमें आंकड़े देती है, डाटा देती है रिगार्डिंग नंबर ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, कितना स्पीसीज है, कौन से स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, और कौन से वल्नरेबल हैं, ये सब डाटा हमें कौन देता है, IUCN। तो IUCN के अकॉर्डिंग मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज आइडेंटिफाई। IUCN कहती है कि अब तक अर्थ पे 1.5 मिलियन टाइम्स 1.5 मिलियन स्पीसीज मोर देन हमें अब तक आइडेंटिफाई हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू IUCN। तो पूछा जाए IUCN के अकॉर्डिंग 2004 डाटा बुक, मतलब ये रिसेंट नहीं है, एनसीईआरटी ने पुराना ही डाटा रखा है। अब तक IUCN 2004 के अकॉर्डिंग अब तक मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज आइडेंटिफाई हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में कहते हैं कि 7 मिलियन स्पीसीज आर फाउंड, मतलब अपने अर्थ पे 7 मिलियन स्पीसीज है। ये किसका डाटा है बेटा, रॉबर्ट में का। मतलब कुछ स्पीसीज डिस्कवर्ड हो चुके हैं और कुछ अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है या अनडिस्कवर्ड है, तो वो कहते हैं कि एस्टिमेटेड अपने अर्थ पे 7 मिलियन स्पीसीज है, ये रॉबर्ट में कहते हैं। 2 डाटा। नाउ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ अर्थ बायोडाइवर्सिटी, यदि मैं अर्थ बायोडाइवर्सिटी की बात करूं तो अपने अर्थ पे मोर देन 70% क्या है बेटा, एनिमल्स हैं, लेस देन 22% क्या है, आपके प्लांट्स हैं, और जो बचे हुए 8% हैं या लेस देन 8% उसमें अदर ग्रुप्स आ जाते हैं। तो मोर देन 70% एनिमल, 22% प्लांट एंड 8% अदर्स जो भी बच गए रिमेनिंग। विद इन एनिमल, यदि हम एनिमल्स की बात करें तो पूरे अर्थ पे 70% एनिमल है। उस 70% में आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल 7 आर इंसेक्ट, मतलब मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी किसकी देखी गई है, क्लास इंसेक्टा की, फाइलम आर्थ्रोपोडा की। आपने सुना ही है लार्जेस्ट फाइलम है। इंडिया हैज ओनली, अब आता है कि इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है डाइवर्सिटी में, तो कहते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे यदि हम इंडिया का एरिया कवरेज देखें तो इंडिया कितना एरिया कवर करती है, 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया, मतलब पूरे वर्ल्ड का 2.4% लैंड एरिया इंडिया के पास है। आप कहें कि इंडिया इज कंट्रीब्यूट 2.4% लैंड एरिया इन
वर्ल्ड, बट इट्स शेयर ऑफ ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज 8.1%। लेकिन इसका जो शेयर है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का वो कितने परसेंट शेयर है? 8.1। तो कैन यू कॉल एरिया वर्सेस डाइवर्सिटी ज्यादा है अपने इंडिया की, तो कैन वी यूज टर्म मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री फॉर इंडिया? तो इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। टोटल 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है, उसमें अपना इंडिया भी आता है। ऐसा क्वेश्चन यदि सीबीएसई में आ जाए तो आप क्या लिखेंगे कि पूरे वर्ल्ड का 2.4% एरिया कवर करती है और पूरी मेगा ग्लोबल डाइवर्सिटी का कितने परसेंट शेयर करती है? 8.1%। तो ऐसी बात कही। अब पाई चार्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है बेटा, इस तरह के पाई चार्ट बने होंगे रिप्रेजेंटिंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। 3 पाई चार्ट आपकी एनसीईआरटी दे रही है, एक आपको फिगर देती है इनवर्टिब्रेट्स का, दूसरा वर्टिब्रेट्स का, तीसरा प्लांट्स का। अब यदि आप इसको थोड़ा देखें ध्यान से तो इनवर्टिब्रेट्स में आप लोग फाइलम पढ़ के ही आए हैं। सबसे लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा, फिर है आपका मोलस्का, देन अदर ग्रुप्स आ जाते हैं। अब देखें ध्यान से कि इधर हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, तो जो मैक्सिमम एरिया कवरेज दिखा रहे हैं वो हम किसका दिखा रहे हैं? इंसेक्ट का। सेकंड जो आपको दिख रहा है यहाँ पे पिक्चर, वो रिप्रेजेंट कर रहा है मॉलस्क को। थर्ड जो दिख रहा है वो क्रस्टेशियंस को, और बचा हुआ रिमेनिंग अदर एनिमल ग्रुप्स। तो इनवर्टिब्रेट वाले पाई चार्ट को याद करने का तरीका मैंने बताया। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो, याद रखो माइंड में, सबसे रिकॉल करो, सबसे बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोडा, इसका मतलब इंसेक्ट सबसे ज्यादा होंगे, कह भी रही है एनसीईआरटी, हर 10 में से 7 इंसेक्ट होते हैं। सेकंड मिलेंगे आपको, कौन मिलेंगे? मोलस्क, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ही मोलस्क है। तीसरे में आपके क्रस्टेशियंस, और बचा चौथा पोर्शन ऑफ पाई चार्ट, उसमें आ जाएंगे अदर एनिमल ग्रुप्स। अब आ जाते हैं वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स को आप याद करो कि हमने 5 क्लास में डिवाइड किया था। क्लास पाइसेस, सेकेंड क्लास एम्फीबिया, थर्ड क्लास आपके रेप्टिलिया, फोर्थ एप्स एंड फिफ्थ कौन से थे? मेमिलिया। तो इसमें आपको चलना है कैसा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। तो याद करो सबसे ज्यादा मैक्सिमम फिश है, 50% किसने एक्वायर किया हुआ है? फिश ने, स्पेस। देन कौन है? एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल। कुछ भी रटना नहीं है, वर्टिब्रेट के 5 ग्रुप पढ़े थे, पाइसेस टू मेमिलिया, फिश टू मेमिलिया। तो उसको आपको किस डायरेक्शन में याद करना है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब आ जाते हैं प्लांट्स। यदि प्लांट्स की बात करें तो इस पाई चार्ट में थोड़ी सी आपको गलती नजर आ रही है, क्योंकि फंजाई को भी इन्होंने किसमें पुट कर दिया? प्लांटी में। फंजाई को भी किसमें पुट कर दिया? प्लांटी में। तो यदि सबसे मैक्सिमम की बात करूं तो कौन है? एंजियोस्पर्म। उसकी बात करूं तो कौन है बेटा? फंजाई। फिर बात करूं तो कौन है यहाँ पे? एल्गी। देन कौन है आपके? मॉसेस एंड फर्न्स, मॉसेस एंड फर्न्स एंड एलिस एंड लाइकेंस, एंड सबसे लीस्ट क्या है? जिम्नोस्पर्म। तो एक तो इस पाई चार्ट में फंगस को जगह दे दी, दूसरा इन्होंने किसको अकाउंटेबिलिटी नहीं दी? जिम्नोस्पर्म को। तो ये आपका पीवाईक्यू यूनिट का है, मैक्सिमम एंजियोस्पर्म, इसको याद करें। फंजाई के पैरेलल आप याद कर लें एंजियोस्पर्म है। फिर आप याद कर लें बेटा जो ये एल्गी है उसके सामने फर्न्स एंड एलीज हैं, और लाइकेंस के सामने कौन है? मॉसेस हैं आपके। तो इस तरह से आपको ये पाई चार्ट कैसा आएगा? पिक्चर में बना आएगा बोर्ड में, और ABC करके कोई भी मिसिंग पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पे कौन से मेंबर आएंगे। जैसे सपोज A यहाँ दे दिया तो आप क्या लिखेंगे? फर्न्स एंड एलीज। एलीज का मतलब रिलेटेड ग्रुप्स। नाउ कम ओवर द पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड या थ्रू आउट द ग्लोब सेम है? नो। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए 2 स्टडी आई हैं। सबसे पहला आया है लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब ही होता है डिफरेंस बेटा। तो ये क्या कहता है? ये मैंने यहाँ पे सिंपल सा ग्लोब दिखाया है आपको। ये 0 डिग्री इक्वेटर है बेटा, 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और ये पूरा ब्लू एरिया जोन इज ट्रॉपिक। यहाँ पे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होती है। थोड़ा सा ऊपर जाए तो ये आपका टेम्परेट एरिया है, जिसको मैंने डॉटेड ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट किया है, और ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जो परमाफ्रॉस्ट एरिया होता है, बर्फ से ढका होता है, लीस्ट बायोडाइवर्सिटी। तो एनसीईआरटी कहती है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, डाइवर्सिटी घटती चली जाती है। डाइवर्सिटी क्या होती जाती है? रिड्यूस। तो एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज। ये बात एनसीईआरटी ने कही। अब कही है तो जस्टिफिकेशन क्या देती है? तो देखें क्या देती है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है बर्ड्स का, और दूसरा एग्जाम्पल दिया है वेस्कुलर प्लांट का। तो आप देखें, कोलंबिया की बात करूं, कोलंबिया कहाँ लाई करता है? तो कोलंबिया हमारा लाई करता है इक्वेटर पे। कोलंबिया कहाँ लाई करता है? इक्वेटर पे। वहां पे बर्ड की स्पीसीज है 1400 मैक्सिमम। थोड़ा सा ऊपर जाते हैं आप टेम्परेट एरिया में, न्यूयॉर्क 41 डिग्री नॉर्थ,
यहाँ पे बर्ड की स्पीसीज है 105। थोड़ा और ऊपर जाते हैं ग्रीनलैंड 71 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे बर्ड की स्पीसीज है 56। तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, बर्ड की स्पीसीज क्या होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है। इन यूएसए लेस वेस्कुलर प्लांट बहुत कम देखे गए हैं, इक्वाडोर में एज कम्पेयर टू यूएसए ज्यादा देखे गए हैं, और मैक्सिमम कहाँ देखे गए हैं, अमेजोन रेन फॉरेस्ट में। तो आप ये एग्री कर गए होंगे कि मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे है बेटा, ट्रॉपिक में। और जैसे जैसे हम ट्रॉपिक से मूव करेंगे पोल की तरफ, डाइवर्सिटी घटती जाएगी। उसके लिए आप सबसे कॉमन एग्जाम्पल ये वाला अच्छे से समझ लें कि इक्वेटर पे 1400 बर्ड स्पीसीज, न्यूयॉर्क में 105 और आपके ग्रीनलैंड में जस्ट 56। वहीं पे अपना इंडिया जो है वो यहाँ लाई करता है बेटा, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल कंट्री है। तो हमारे इंडिया में बर्ड स्पीसीज क्या है, 1200 है, कोलंबिया से कम लेकिन न्यूयॉर्क और ग्रीनलैंड से ज्यादा। अब क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा क्यों है भाई, व्हाई ट्रॉपिक्स हैविंग मोर बायोडाइवर्सिटी एज कंपेयर टू टेम्परेट एंड पोलर एरिया। तो उसके लिए 3 रीजन दे रही है एनसीईआरटी। फटाफट पेज खोले देखें। मोर लाइट एक्सपोजर थ्रू आउट द ईयर लाइट एक्सपोजर ट्रॉपिक पे ज्यादा होता है, और जितना लाइट एक्सपोजर होगा कैन यू कॉल, वहाँ प्रोडक्टिविटी भी उतनी ज्यादा होगी, फोटोसिंथेसिस भी उतनी ज्यादा होगी, बायोमास भी उतना ज्यादा होगा, स्टैंडिंग क्रॉप उतना होगा, और उसके ऊपर चलने वाली फूड चेन भी ज्यादा होगी। तो कैन यू कॉल उतना ही बायोडाइवर्सिटी होगा। तो मोर लाइट एक्सपोजर, मोर प्रोडक्टिविटी, मोर बायोमास प्रोडक्शन। सेकेंड है लेस और नील सीजनल फ्लक्चुएशन। बहुत ज्यादा सीजन में फ्लक्चुएशन नहीं आता, क्योंकि यदि बहुत ज्यादा सीजनल फ्लक्चुएशन आएगा तो एनिमल्स को माइग्रेट करना पड़ेगा, सस्पेंड करना पड़ेगा, डायापॉज करना पड़ेगा, अपनी डेवलपमेंट एक्टिविटी को रोकना पड़ेगा। तीसरा लेस एनवायरमेंटल पर्ट्यूबेशन एंड नो ग्लेसिएशन। ट्रॉपिक्स में ऐसा ग्लेसिएशन नहीं आती, बहुत एनवायरमेंटल पर्ट्यूबेशन डिस्टर्बेंस नहीं आती, जिसकी वजह से स्पीसीज को बहुत ज्यादा लंबा टाइम मिल जाता है इवॉल्व होने के लिए, बेटर स्पीसीज बनाने के लिए। नाउ कम फॉर द सेकेंड स्टडी, जो अगेन पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करता है, और उसको स्टडी किया था अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। अगेन अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट, उन्होंने एक्सप्लोर किया था जंगल ऑफ साउथ अमेरिका, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर के जंगल में वो घूमे, बहुत सारी स्पीसीज उन्होंने एक्सप्लोर की, और एक ग्राफ प्लॉट किया बेटा। किसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया, एस और ए के बीच में। आप कहोगे एस क्या है, तो स्पीसीज रिचनेस वर्सेस एरिया एक्सप्लोर, स्पीसीज रिचनेस वर्सेस एरिया एक्सप्लोर। अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट अपनी स्टडी, अपनी फाइंडिंग को ग्राफिकल फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं बाय एक्सप्लोरिंग द जंगल ऑफ साउथ अमेरिका, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर। और जब उन्होंने स्पीसीज रिचनेस वर्सेस एरिया एक्सप्लोर के बीच में ग्राफ खींचा, तो उनके ग्राफ की शेप आई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन नहीं आई, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वो कहते हैं कि जैसे जैसे एरिया एक्सप्लोर करते गए स्पीसीज की रिचनेस बढ़ती गई, बट अप टू अ लिमिट। वो कहते हैं कि एक लिमिट के बाद वही स्पीसीज रिपीट हो रहे हैं, नए स्पीसीज आइडेंटिफाई नहीं हो रहे हैं। तो क्या कहते हैं वोन हम्बोल्ट कि जैसे जैसे उन्होंने जंगल को एक्सप्लोर किया, स्पीसीज रिचनेस बढ़ती गई बट अप टू अ लिमिट। और उन्होंने एक इक्वेशन दे डाली, वो कहते हैं कि स्पीसीज रिचनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सप्लोर्ड एरिया अप टू अ लिमिट, और इक्वेशन दे डाली एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए जेड, एस इज इक्वल टू सी ए जेड। एस क्या है बेटा, स्पीसीज रिचनेस, ए क्या है एरिया, जेड क्या है रिग्रेशन कोफिशिएंट, दैट इज स्लोप ऑफ द लाइन। अब बात आती है कि क्योंकि ग्राफ की शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो एग्जैक्ट रिचनेस निकालनी किसी भी पर्टिकुलर एरिया में नॉट पॉसिबल। तो हमने उसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट किया, लॉग स्केल पे कन्वर्ट किया, तो लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, स्ट्रेट लाइन आ गया। नेट में पीवाईक्यू है बेटा ये नेट का। अब देखिए लॉग एस वर्सेस लॉग ए का ग्राफ खींचू तो स्ट्रेट लाइन आता है, ये जो है ये वाई इंटरसेप्ट है। अब आता है कि जितना z वैल्यू कांस्टेंट होती है, यहाँ पे से क्वेश्चन बनेगा बेटा, z क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट और स्लोप ऑफ द लाइन। मतलब z की वैल्यू जितनी बढ़ेगी, लाइन उतनी स्लोप होगी, स्लोपी होगी, उतनी ही स्पीसीज रिचनेस ज्यादा होगी। नॉर्मल वैल्यू ऑफ z कितना बताती है एनसीईआरटी, 0.12 0.2 इरेस्पेक्टिव ऑफ टेक्सा और ग्रुप। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है ऐसा नहीं है कि किसी जंगल में इंसेक्ट ज्यादा है तो वहां फ्रॉग कम होंगे, ऐसा नहीं है। यदि इंसेक्ट ज्यादा है तो फ्रॉग भी ज्यादा है, फ्रॉग ज्यादा है तो स्नेक भी ज्यादा है, स्नेक है तो उसको खाने वाली बर्ड्स भी बहुत ज्यादा होंगी। तो ये कह रहा है कि z की वैल्यू नॉर्मल छोटे से कॉन्टिनेंट की बात करें तो 0.12 0.2 है इरेस्पेक्टिव ऑफ टेक्सा।
ग्रुप ऑफ एनी एनिमल्स। Z की वैल्यू दी मैं लार्ज कॉन्टिनेंट की बात करूं 0.6 to 1.2 फॉर मैमल्स, बर्ड्स, एंजियोस्पर्म इन लार्ज कॉन्टिनेंट, और Z की वैल्यू थोड़ी सी और बढ़ गई बेटा 1.15 फॉर फ्रूगिवोरस बर्ड इन फ्रूट और कार्ड। आप देखते हो ड्यूरिंग फ्रूटिंग सीजन एक अमरूद की बगान है, वहां पे पैरेट्स के नंबर पॉपुलेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो Z की वैल्यू यदि बढ़ रही है तो उतनी ही स्पीसीज रिचनेस बढ़ रही है, उतना ही स्लोप ऑफ द लाइन बढ़ रहा है। तो आपको याद रखना पड़ेगा छोटे कॉन्टिनेंट में इरेस्पेक्टिव ऑफ टेक्सा Z की वैल्यू है 0.12 0.2, बड़े कॉन्टिनेंट मैमल्स, बर्ड्स और किसके लिए, एंजियोस्पर्म के लिए है 0.6 to 1.2, और एक स्पेशल कंडीशन में फ्रूट और कार्ड ड्यूरिंग फ्रूटिंग सीजन इट्स वैल्यू इंक्रीजेस अप टू 1.15। तो इस डायरेक्ट वैल्यू पूछी जाती है, डायरेक्ट ग्राफ पूछा जाता है, 5 मार्क का क्वेश्चन आपका बोर्ड का ये बनता है। Now come over the importance of biodiversity for ecosystem, कि यदि कोई इकोसिस्टम के अंदर बहुत ग्रेट स्पीसीज रिचनेस है, बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, तो उसके लिए किस टर्म में बेनिफिशियल है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपकी एनसीईआरटी में 2 साइंटिस्ट का वर्क दिया हुआ है बेटा, एक है डेविड टिलमैन और दूसरे हैं आपके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट पॉल एलरिच। तो देखें क्या कहते हैं, मोर बायोडाइवर्सिटी मोर स्टेबल इज द इकोसिस्टम, ये बात इन्होंने कही है कि जितना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी वो इकोसिस्टम उतना ही स्टेबल होगा। अब बात आती है कि व्हाट डू मीन बाय स्टेबल इकोसिस्टम, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे बेटा, कोई ट्विस्ट नहीं होगा। इट इज रेजिस्टेंट और रिजाइलेंट टू इंटरनल डिस्टर्बेंस, मतलब जिस इकोसिस्टम में जितनी डाइवर्सिटी वो उतना ही स्टेबल, उतना ही उसमें लेस डिस्टर्बेंस अराइज होंगी। एंड दूसरा इट इज रेजिस्टेंट टू फॉरेन इन्वेजन। इसका मीनिंग क्या है बेटा कि यदि किसी इकोसिस्टम में ऑलरेडी बहुत बायोडाइवर्सिटी है तो बाहर से एलियन स्पीसीज का अटैक होना या एलियन स्पीसीज की एंट्री होना नॉट पॉसिबल, क्योंकि वहां पे बायोडाइवर्सिटी रिच है। दिस इज प्रूव्ड बाय 2 साइंटिस्ट डेविड टिलमैन एंड पॉल एलरिच। इसके ऊपर बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो डेविड टिलमैन थे उन्होंने आउटडोर प्लॉट एक्सपेरिमेंट किया था बेटा। इसको समझने के लिए समझना कि प्लॉट ए और प्लॉट बी को यदि मैं कंपेयर करूं, इस प्लॉट ए में 40 स्पीसीज हैं एंड प्लॉट बी में जस्ट 15 स्पीसीज हैं, तो कैन यू कॉल प्लॉट ए की डाइवर्सिटी ज्यादा है, वहां बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। तो क्या फाइंडिंग वो देते हैं, सुनना ध्यान से, प्लॉट विद मैक्सिमम नंबर, यहाँ पे कौन से प्लॉट में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी नजर आ रही है, प्लॉट ए में। Number of species, there is least fluctuation in annual productivity, showed less year to year variation in total biomass, मतलब वहां पे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है तो वहां पे बहुत कम फ्लक्चुएशन देखा गया है बायोमास में, मतलब बायोमास लीस्ट वेरिएबल है, या आप कहें कि सीजन टू सीजन, ईयर टू ईयर वो कांस्टेंट है। दूसरा रेजिस्टेंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस, इसीलिए वहां पे ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस भी कम आती हैं, मतलब डिस्टर्बेंसेस कम नोटिस होती हैं। फिर आती है सेकेंड साइंटिस्ट की फाइंडिंग, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। इन्होंने बड़ा ही यूनिक एनालॉजी स्टेब्लिश की थी बेटा, किसके बीच में, इकोसिस्टम और एरोप्लेन के बीच में। एक क्वेश्चन भी एनसीईआरटी पूछती है कि यदि अपने अर्थ पे से 20,000 आंट स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाए तो क्या होगा। तो दिखने में सुनने में ऐसा लगता है कि देयर इज नो इम्पैक्ट, कि कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। इनिशियली डेफिनेटली कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन लेटर ऑन इट डेफिनेटली अफेक्ट होल इकोसिस्टम, क्योंकि कोई ना कोई स्पीसीज किसी ना किसी का प्रेडेटर होता है, किसी ना किसी का प्रे होता है, तो फूड चेन डिस्टर्ब होगी, कैनिकल इकोसिस्टम अनस्टेबल होगा। तो एस्टेब्लिश एनालॉजी बिटवीन एन इकोसिस्टम एंड एन एरोप्लेन, इकोसिस्टम को किससे कंपेयर किया, एरोप्लेन से, एंड रिवेट ऑफ एरोप्लेन विद स्पीसीज ऑफ इकोसिस्टम, मतलब जो एरोप्लेन के पार्ट्स थे, स्पेयर पार्ट्स थे, नट बोल्ट्स थे, उसको कंपेयर किया स्पीसीज ऑफ इकोसिस्टम से। एंड क्रिटिकल रिवेट, जैसे विंग्स हैं, इंजन है, इनको किससे कंपेयर किया, क्रिटिकल रिवेट विद की स्टोन स्पीसीज। अब समझना होगा व्हाट डू मीन बाय की स्टोन स्पीसीज। 2 तरह की स्पीसीज है, सपोज एक जंगल है, वहां पे आपको बहुत सारे प्लांट्स मिलेंगे, बहुत सारे एनिमल मिलेंगे, कैनिकल स्पीसीज रिचनेस है, लेकिन वहां पे जो फिग प्लांट है, एक बहुत बड़ा फिग प्लांट है, फाइकस कैरिका प्लांट है, दैट इज की स्टोन स्पीसीज। ऐसी स्पीसीज जो इकोसिस्टम की इंटीग्रिटी में मेजर रोल प्ले करती है, उन स्पीसीज को कहा जाता है क्रिटिकल स्पीसीज। और
और जो रिवेट एक एरोप्लेन की स्टेबिलिटी के लिए सबसे जरूरी है, जिसके बिना एरोप्लेन फ्लाई नहीं कर सकता, उसको कहा गया क्रिटिकल रिवेट। सुनना ध्यान से, इकोसिस्टम में बहुत सारी स्पीसीज हैं, लेकिन जिसकी वजह से इकोसिस्टम की मेजर फंक्शनिंग चलती है, इकोसिस्टम की इंटीग्रिटी एंड स्टेबिलिटी के लिए मेजर जो रिस्पॉन्सिबल होती है स्पीसीज, उन स्पीसीज को कहा जाता है कीस्टोन स्पीसीज। तो क्या वो बताते हैं, पॉपिंग ऑफ रिवेट का मीनिंग है एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। जैसे हर पैसेंजर एक एक रिवेट को पॉप अप करते लेके जा रहा है, एक एक स्पेयर पार्ट्स, एक एक नट बोल्ट खोल के ले जा रहा है, तो इनिशियली फ्लाइट की सेफ्टी पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। मतलब इनिशियली 2-4 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं तो कोई खास सा इम्पैक्ट इकोसिस्टम पे नहीं पड़ेगा, लेकिन इवेंचुअली यदि कीस्टोन स्पीसीज ही एक्सटिंक्ट हो जाए, मतलब क्रिटिकल रिवेट को ही कोई निकाल के खोल के ले जाए, तो पूरा एरोप्लेन क्रैश हो जाएगा। उसी तरह से इनिशियली जरूरी नहीं है कि धीरे धीरे स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं तो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी पे कोई खास इम्पैक्ट आए, लेकिन इवेंचुअली जो इकोसिस्टम है वो अनस्टेबल हो रहा है और पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो सकता है। तो पैसेंजर ट्रेवलिंग इन एरोप्लेन इफ पॉपिंग बैक रिवेट्स एंड टेक सम पार्ट्स होम, इनिशियली देयर इज नो मच इम्पैक्ट बट एरोप्लेन गेट वीक स्लोली वीक होती जाती है। ये बात कही है कि इन्होंने रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस के थ्रू स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट, जिनका नाम था पॉल एलरिच। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें आपको ध्यान रखना है कि इनिशियली एक्सटिंक्शन हो रही है माइनर स्पीसीज का तो कोई खास इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन यदि जो स्पीसीज, जो कीस्टोन स्पीसीज जिसके ऊपर पूरा इकोसिस्टम की इंटीग्रिटी बेस्ड है, यदि वो एक्सटिंक्ट हो जाती है तो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। नाउ कम ओवर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बात आती है, एनसीईआरटी कहती है कि हमें नहीं पता कि नई स्पीसीज अर्थ पे आ रही हैं, दैट इज डाउटफुल, क्योंकि अब तक उसकी इन्वेंट्री कंप्लीट नहीं हुई, उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ। बट स्पीसीज एक्सटिंक्ट नो डाउट, लेकिन स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही है इस चीज में कोई डाउट नहीं है, ये बात कहा है एनसीईआरटी ने। इन पैसिफिक आइलैंड एक डाटा देती है एनसीईआरटी, बेटा इसमें डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन हम सारे डाटा को लर्न नहीं करेंगे, 2-4 ही डाटा पे आपको स्टिक होना है, जिससे आपका बोर्ड भी कवर हो जाए और नेट सेगमेंट भी कवर हो जाए। इन पैसिफिक आइलैंड 2000 बर्ड स्पीसीज एक्सटिंक्ट। कह रही है कि रिसेंटली पैसिफिक आइलैंड पे, पैसिफिक ओशन में लगभग 2000 बर्ड की स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई। और उसके पीछे रीजन देखो क्या देती है, व्हेन ह्यूमन इन्वेड पैसिफिक आइलैंड, मतलब जहां जहां ह्यूमन पहुंचा वहां वहां स्पीसीज एक्सटिंक्शन होने लगी। ये बात कह रही है एनसीईआरटी। IUCN 2004 रेड डाटा लिस्ट कुछ कहती है बेटा, कहती है कि रिसेंटली हमारे अर्थ पे से 784 वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट प्लांट एक्सटिंक्ट हो गए। हालांकि इंडिविजुअल डाटा दे रही है बेटा एनसीईआरटी, वर्टिब्रेट्स का अलग दे रही है, इनवर्टिब्रेट्स का अलग दे रही है और प्लांट्स का अलग दे रही है, लेकिन आप ओवरऑल डाटा याद कर लें कि अकॉर्डिंग IUCN 2004 कितनी वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट एंड प्लांट एक्सटिंक्ट हुए हैं, 784। तीसरा कहती है कि लास्ट 20 ईयर्स में, मतलब विद इन 2 डिकेड्स, लास्ट 20 ईयर्स में 27 स्पीसीज एक्सटिंक्ट, मतलब इतनी स्पीड बढ़ गई, एक्सटिंक्शन की स्पीड क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। एम्फीबियन अपीयर मोर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन, क्यों? अब इसके पीछे क्या कहती है, क्यों एम्फीबियंस मोर वल्नरेबल है एज कम्पेयर टू अदर एनिमल ग्रुप? क्योंकि जो एम्फीबियंस हैं, जो ड्यूअल हैबिटेट फॉलो करते हैं, दे रेस्ट्रिक्ट ओनली टू फ्रेश वाटर, मतलब उनको फ्रेश वाटर एक्वेटिक हैबिटेट ही चाहिए, और फ्रेश वाटर जो रिजर्वॉयर है वो धीरे धीरे श्रिंक होते जा रहे हैं। तो सबसे बैड इम्पैक्ट पड़ा है किसके ऊपर बेटा, एम्फीबियंस पे, क्योंकि आप फिशेस में पढ़ते हैं कि फिशेस फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मेराइन वाटर, हालांकि उनकी भी पॉपुलेशन, उनकी भी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई हैं, लेकिन मेजर इम्पैक्ट क्यों किसके ऊपर पड़ रहा है बेटा, एम्फीबियंस, बिकॉज दे रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक में भी फ्रेश वाटर हैबिटेट की बात कर रहे हैं। अब रिसेंट एक्सटिंक्शन के ऊपर क्वेश्चन नेट में भी आता है, बोर्ड में भी आता है, तो 4-5-6 एनिमल्स के एग्जांपल दिए हैं। डोडो एक फ्लाइटलेस बर्ड थी मॉरिशस की, वो एक्सटिंक्ट हो गई है। क्वेगा जेब्रा लाइक एनिमल होता है, अफ्रीका से एक्सटिंक्ट हो गया है। थैलासाइन डॉग लाइक एनिमल होता है, ऑस्ट्रेलिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है। स्टीलर सी काउ सील लाइक एनिमल होता है, रशिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है। एंड बली, जवन एंड कैस्पियन, दीज आर 3 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर रिसेंटली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना पड़ेगा।
अब एक और डाटा देती है 15,500 स्पीसीज फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब उनके ऊपर एक्सटिंक्शन का रिस्क बढ़ चुका है, ये बात कह रही है। जिसमें से एम्फीबियन 32%, जिम्नोस्पर्म 31%, मैमल 32% एंड बर्ड 12%। इतना डाटा नहीं याद करना, बस 2-3 डाटा याद कर लेना कि रिसेंट 20 इयर्स में विद इन 2 डिकेड्स कितनी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुए हैं, 27। IUCN 2004 के बेस पे कितने वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट प्लांट एक्सटिंक्ट हुए हैं, 784। और कौन सी रिसेंट एक्सटिंक्शन, ये आपको याद करना पड़ेगा बेटा। और IUCN रेड डाटा बुक के अकॉर्डिंग कितनी कैटेगरीज हैं, 3 कैटेगरीज हैं, एक एक्सटिंक्ट की, एक थ्रेटेंड की, एक लीस्ट कंसर्न। एक्सटिंक्ट का मतलब एक्सटिंक्ट हो चुके, जो एक्सटिंक्ट हो चुके, जो मैंने आपको ये एग्जांपल बताए। दूसरा एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो गए हैं लेकिन अभी भी जू में या जूलॉजिकल पार्क में, या आप कह सकते हैं कि कैप्टिव एरिया में भी बचे हुए हैं लेकिन वाइल्ड हैबिटेट में खत्म हो चुके हैं। थ्रेटेंड को फर्दर 3 सब कैटेगरी में डिवाइड किया, CR क्रिटिकली एंडेंजर्ड, EN से एंडेंजर्ड, VN से वल्नरेबल। बस एक जस्ट फ्रेम बना लेना अपने दिमाग में, कोई डिटेल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। लीस्ट कंसर्न की बात करूं तो NT नियर थ्रेटेंड, NLC लीस्ट कंसर्न। तो ये था बायोडाइवर्सिटी लॉस, छोटे मोटे आपको डाटा और एग्जाम्पल लर्न करने पड़ेंगे। फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, मास एक्सटिंक्शन। अब तक 5 अर्लियर एपिसोड ऑफ एक्सटिंक्शन हो चुके हैं ड्यू टू नेचुरल कॉज, ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज। और अब जो रिसेंट चल रही है बेटा एपिसोड ऑफ एक्सटिंक्शन, उसको बोलते हैं 6th एपिसोड ऑफ एक्सटिंक्शन। तो आपके बोर्ड का क्वेश्चन बनेगा इंपॉर्टेंट कि जो अभी रिसेंट एपिसोड ऑफ एक्सटिंक्शन चल रहा है वो अर्लियर 5 एपिसोड ऑफ एक्सटिंक्शन से कैसे डिफर करता है। तो जो 5 एपिसोड अर्लियर एपिसोड थे मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, जैसे आपने सुना होगा मिसोजोइक एरा में अर्थ पे डोमिनेट करते थे डायनासोर, लेकिन अचानक से, मतलब आप कह सकते हैं कि एब्रप्टली सारे डायनासोर खत्म हो गए। तो जब कोई स्पीसीज लार्ज स्केल पे एक्सटिंक्ट होती है, लार्ज स्केल पे कोई ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट होता है, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं मास एक्सटिंक्शन। नेचुरल एक्सटिंक्शन थी, नेचुरल कैलेमिटीज कुछ भी हो सकता है, इट मे बी फ्लड, वोल्केनो इरप्शंस, उनकी वजह से हुआ है, नेचुरल कॉज की वजह से एक्सटिंक्शन हुआ है। तो अर्लियर जितने भी एपिसोड थे उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल थी बेटा, नेचुरल कॉज। और जनरली जो एक्सटिंक्शन थी ये कंपैरेटिवली स्लोअर थी एज कंपेयर टू द रिसेंट एपिसोड ऑफ एक्सटिंक्शन। जो रिसेंट एपिसोड ऑफ एक्सटिंक्शन चल रहा है उसको NCERT ने टर्म यूज किया 6th एपिसोड। 5 हो चुके और अभी जो करेंटली ऑन गोइंग है उसको 6th एपिसोड ऑफ एक्सटिंक्शन बोला। और उसकी स्पीड बताता है बेटा NCERT 100 to 1000 टाइम फास्टर देन अर्लियर एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन। और जो एक्सटिंक्शन हो रही है इसके पीछे नेचर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मतलब नेचर में धीरे धीरे जो अनफिट स्पीसीज हैं वो एक्सटिंक्ट होती है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सटिंक्शन हो रही है उसके लिए ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है बेटा। इसीलिए 6th एपिसोड को सेकेंड नेम दिया एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन, मीन्स ह्यूमन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सटिंक्शन, जो अभी ऑनगोइंग एपिसोड ऑफ एक्सटिंक्शन चल रहा है। अब आते हैं कि इसी के लिए NCERT ने एक सॉर्बिकेंट यूज किया है बेटा, एविल क्वार्टेट, मतलब 4 बेसिक कॉज बिहाइंड एक्सटिंक्शन, 4 बेसिक कॉज बताए हैं, हालांकि देयर आर सो मेनी रीजन बट 4 मेजर कॉज, जिसमें और उसको नाम दिया एविल क्वार्टेट, मतलब 4 बेसिक कॉज बिहाइंड बायोडाइवर्सिटी लॉस एट लार्ज स्केल। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, आप देख रहे हैं कि हम फॉरेस्ट को कट करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रियल सेटलमेंट के लिए, ग्रासलैंड्स के लिए, तो जिसकी वजह से जो वाइल्ड लाइफ है उनके हैबिटेट लॉस हो रहे हैं और यू कैन कॉल पैचेस में आ रहे हैं, फ्रेगमेंटेड हैबिटेट कहेंगे। जो बड़े एनिमल्स हैं लाइक मैमल्स, बर्ड्स, दे रिक्वायर लार्ज टेरिटरी फॉर रिप्रोडक्शन। तो जब फॉरेस्ट जो है, हैबिटेट जो है वो फ्रेगमेंटेड हो चुका, तो उस फ्रेगमेंटेड पैचेस में वो रिप्रोड्यूस नहीं करते, ब्रीडिंग नहीं करते, जिसकी वजह से के नंबर्स ड्रामेटिकली रिड्यूस हो रहे हैं। तो इसके लिए डाटा देती है NCERT कहती है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट, आपने बार बार नाम सुना होगा, इसको लंग ऑफ द प्लेनेट कहते हैं, क्योंकि पूरे धरती का, पूरे अर्थ का 20% ऑक्सीजन बनाने का क्रेडिट किसको जाता है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट को। ये कहता है कि अपने अर्थ का 14% लैंड एरिया कवर कर रखा है अमेज़न रेन फॉरेस्ट ने। क्या कहता है, 14%, मतलब टोटल जो फॉरेस्ट कवर एरिया है, सॉरी नॉट लैंड एरिया, टोटल जो फॉरेस्ट कवर है अपने अर्थ का, वो 14% कौन कंट्रीब्यूट करता है बेटा, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। एंड 14% से वो श्रिंक होके कितना आ चुका है, 6%, मतलब 8% फॉरेस्ट काट दिए गए।
मतलब पूरे लैंड का फॉरेस्ट कवर एरिया की बात करूं तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट कितना कवर करती थी 14%, नाउ इट वुड श्रिंक अप टू 6%, सिर्फ कितना बचा 6% बचा। क्यों बचा, ऐसा क्यों काटा गया, इतनी तेजी से क्यों काटा गया? फॉर द डिमांड फॉर द लैंड ऑफ सोयाबीन कल्टीवेशन एंड फॉर्डर फॉर बीफ कैटल, मतलब हमें ग्रास लैंड चाहिए, एग्रीकल्चर की लैंड चाहिए, तो बहुत तेजी से जंगलों को काटा जा रहा है। अब होगा क्या, यदि हैबिटेट लॉस होगा, फ्रेगमेंटेड पैचेस फॉरेस्ट होगा, तो बहुत तेजी से बर्ड्स मैमल एक्सटिंक्ट होंगे। द सेकेंड इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन, व्हेन ह्यूमन नीड टर्न्स इनटू ग्रीड, कि जब ह्यूमन किसी भी स्पीसीज को एक्स्ट्रा यूज करता है, एक्सप्लॉइट करना शुरू करता है, तो इवेंचुअली वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल दिया है, Steeler sea cow and passenger pigeon and many marine fishes extinct due to over exploitation in the last 500 year, मतलब last 500 years में Steeler sea cow, passenger pigeon और many species of marine fishes extinct हो चुकी हैं अर्थ पे से। Now सबसे important क्वेश्चन बनता है बेटा alien species invasion, कि यदि ह्यूमन अपने बेनिफिट्स के लिए किसी भी एलियन स्पीसीज को इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस करता है, एलियन का मतलब दैट इज नॉट नेटिव टू पर्टिकुलर एरिया, जैसे पार्थेनियम ग्रास हमारे इंडिया की वीड नहीं है, तो कैन वी यूज टर्म एलियन एंड फॉरेन स्पीसीज? तो यदि वो डेलिबरेटली या अनइंटेंशनली अपने इकोसिस्टम में आ जाए तो एलियन स्पीसीज हमारी एंडेमिक नेटिव स्पीसीज को बहुत तेजी से डैमेज करती है, डैमेज कॉज करती हैं। तो एलियन स्पीसीज स्प्रेड वेरी फास्ट इन न्यू हैबिटेट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ देयर नेचुरल प्रेडेटर, क्योंकि उस जहां उसको लेके आए एलियन स्पीसीज को उस इकोसिस्टम में उसका कोई प्रेडेटर ही नहीं है, तो बहुत तेजी से एक्सप्लॉइट करता है। दिस लीड टू ग्रेट थ्रेट एंड एक्सटिंक्शन ऑफ एंडेमिक स्पीसीज एंड लॉस इन बायोडाइवर्सिटी, जो नेटिव स्पीसीज को बहुत तेजी से डैमेज करती हैं। इसके लिए 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी देती है। नाइल पर्च एक एलियन स्पीसीज था, नाइल पर्च एक्चुअल में फिश है बेटा, बहुत बड़ी बड़ी फिशेज हैं, इंट्रोड्यूस इन लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका, लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ 200 स्पीसीज ऑफ सिक्लिड फिश, मतलब जो लेक विक्टोरिया थे, यहाँ पे जो फिशरमैन थे उन्होंने नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस कर दिया, और इस नाइल पर्च ने इतनी तेजी से फेड किया कि जू प्लैंक्टन्स को खाया, और जू प्लैंक्टन्स में सिक्लिड फिश खाती थी, तो 200 स्पीसीज ऑफ सिक्लिड फिश वहां से क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। कैरेट ग्रास, पार्थेनियम, लेंटिना, वाटर हैसेन, प्रिकली पियर कैक्टस आर इन्वेसिव वीड, ये बहुत तेजी से हमारी क्रॉप को, मेन क्रॉप को, इन वीड्स को डैमेज करती हैं, इन्वेसिव वीड है ये। तीसरा आ जाते हैं अफ्रीकन कैटफिश, कैटफिश इंसेक्टिव, कैटफिश बोलते हैं कार्निवोरस फिश को, जो दूसरी मछलियों को खाती हैं। अफ्रीकन कैटफिश जिसका नाम है क्लेरियस गैरीपाइनस, इलीगली इंट्रोड्यूस इन इंडियन रिवर, आर पोजिंग ग्रेट थ्रेट टू इंडियन कैटफिश, ये हमारे इंडियन रिवर में इंट्रोड्यूस कर दिया गया, आप कह सकते हैं इलीगली, और इसने बहुत तेजी से थ्रेट कॉज किया इंडियन कैटफिश के ऊपर। नेक्स्ट, द फोर्थ कॉज बिहाइंड बायोडाइवर्सिटी लॉस इज को एक्सटिंक्शन। व्हाट डू मीन बाय को एक्सटिंक्शन? को एक्सटिंक्शन का मतलब ये एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही है तो उसके ऊपर जो दूसरी स्पीसीज डिपेंड करती है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी इवेंचुअली। अब आती है कि ये कैसी होना चाहिए बेटा, यदि वो एक दूसरे पे 100% डिपेंड करती है, ऑब्लिगेटरी रिलेशन शो करती हैं, तो ही को एक्सटिंक्शन होगी। तो इट अकर्स व्हेन रिलेशनशिप इज ऑब्लिगेट बिटवीन 2 स्पीसीज। पैरासिटिज्म का भी एग्जांपल पढ़ा था हमने, सिम्बायोटिक का। इफ होस्ट गेट एक्सटिंक्ट देन पैरासाइट आल्सो इवेंचुअली गेट को एक्सटिंक्ट। उसी तरह से हमने पॉलिनेशन में पढ़ा था म्यूचुअलिस्टिक relationship, if anyone get extinct then other also extinct। जैसे फिग ब्लास्टोफिगा वास्प पढ़ा था, क्लोज डोर मैकेनिज्म पढ़ाया था मैंने, यदि ब्लास्टोफिगा वास्प अर्थ पे से एक्सटिंक्ट होती हैं तो फिग प्लांट भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। यूकासेला मॉथ एंड यूकासेला प्लांट पढ़ा था हमने। ओफाइरस स्पेकुलम का एग्जांपल पढ़ा था, एक मेडिटेरियन ऑर्किड है विच शो अनकैनी रिजेम्बलेंस विद फीमेल कोल्पामॉथ, यदि उसकी मार्किंग में लिटिल बिट चेंज आता है तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी अर्थ पे से, ऐसा पढ़ा था हमने। नेक्स्ट कम ओवर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बात आती है कि बायोडाइवर्सिटी इतनी तेजी से एक्सटिंक्ट हो रही है, प्रोन टू एक्सटिंक्शन है, तो क्यों ना हम इस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें। अब आते हैं कि किसी भी चीज को आप कंजर्व कर रहे हैं, कोई कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम कुछ रीजन देंगे कि वाई वी शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हमें कंजर्व क्यों करना चाहिए। तो एनसीईआरटी ने 3 रीजन 3 वैल्यूज दी है बेटा। सबसे पहला दिया है डायरेक्ट बेनिफिट और नैरोली यूटिलिटेरियन वैल्यू, कि हमें कुछ डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। दूसरा रीजन दिया है इनडायरेक्ट बेनिफिट एंड ब्रॉडली यूटिलिटेरियन वैल्यू, एंड तीसरा रीजन दिया है एथिकल रीजन। तो सुने ध्यान से,
क्यों हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करनी चाहिए? द फर्स्ट कॉज इज डायरेक्ट बेनिफिट, नैरोली यूटिलिटेरियन वैल्यू। हमें बहुत सारी चीजें डायरेक्ट बायोडाइवर्सिटी से मिलता है, फूड मिलता है, टिम्बर मिलता है, फर्नीचर मिलते हैं, मेडिसिन मिलते हैं, लुब्रिकेंट्स मिलते हैं, गम्स मिलते हैं, रेजिन्स मिलते हैं। देयर आर सो मेनी आइटम्स जो हमें डायरेक्ट मिल रहे हैं। अब इतनी सारी चीजें मिल रही है तो हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को क्या करना चाहिए? कंजर्व करना चाहिए। 25% ड्रग डायरेक्टली कम फ्रॉम प्लांट्स। मेडिसिन इंडस्ट्री की बात करूं तो 25% ड्रग इंडस्ट्री किस पे बेस्ड है? प्लांट पे। तो ना चाहते हुए भी आपको बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करनी ही पड़ेगी। एक न्यू टर्म एनसीईआरटी ऐड करती है बेटा, बायो प्रोस्पेक्टिंग। व्हाट डू यू मीन बाय बायो प्रोस्पेक्टिंग? एक्सप्लोरिंग जेनेटिक मॉलिक्यूलर स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर फ्यूचर यूज। हमें ऐसे ऐसे जेनेटिक स्पीसीज लेवल पे बायोडाइवर्सिटी ढूंढनी चाहिए, एक्सप्लोर करनी चाहिए जिसका हमें डायरेक्ट बेनिफिट मिले। नाउ कम ओवर द इनडायरेक्ट बेनिफिट और ब्रॉडली यूटिलिटेरियन वैल्यू। डायरेक्ट तो क्लियर हो गया जो आपको दिख रहा है। इनडायरेक्ट आपको क्या मिल रहा है इकोसिस्टम से, बायोडाइवर्सिटी से? तो हमें ऑक्सीजन मिल रही है, क्लियर। दूसरा हमें पॉलिनेटर्स मिल रहे हैं। तीसरा, आप यदि किसी ऐसे एरिया पे घूमने जाते हैं जहाँ डाइवर्सिटी रिच है, वो आपको एस्थेटिक प्लेजर देता है। तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट आपको पता ही है 20% ऑक्सीजन देती है, पॉलिनेटर मिल रहे हैं, एस्थेटिक प्लेजर मिल रहा है। अब आता है एथिकल रीजन क्या है, एथिकल वैल्यूज क्या है? मे बी ऑर्गेनिज्म नॉट हैव एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इकोनॉमिक वैल्यू बट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब ह्यूमन एक डोमिनेटिंग एनिमल इस अर्थ पे, तो इट्स आवर मॉरल ड्यूटी, भले ही हमें किसी एनिमल से, किसी प्लांट से डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल रहा, बट इट्स आवर मॉरल ड्यूटी कि हमें उनको कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से कनेक्टेड है थ्रू फूड चेन, थ्रू एनर्जी फ्लो। ऐसा कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। हाउ वी कैन कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? यहाँ से 3 मार्क का क्वेश्चन आपके बोर्ड का बनता है बेटा कि हम कंजर्व कैसे करें बायोडाइवर्सिटी को। तो 2 मीन्स आपकी एनसीईआरटी देती है, एक्स सीटू मीन्स, इन सीटू मीन्स। अब बात आती है एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ साइट। सपोज कोई जंगल में कोई स्पीसीज बहुत तेजी से थ्रेटेंड हो रही है, बहुत ज्यादा हंटिंग पोचिंग चल रही है, तो क्यों ना हम उसको वहां से उठा के एक सेफ प्लेस पे ले आए और वहां उसकी कैप्टिव ब्रीडिंग करके उसके नंबर बढ़ा लें। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आता है। तो कंजर्वेशन अवे फ्रॉम नेचुरल हैबिटेट, यहाँ पे हम एनिमल्स की, प्लांट्स की जो कंजर्वेशन कर रहे हैं उसके नेचुरल हैबिटेट से दूर कर रहे हैं बेटा। अर्जेंट नीड ऑफ कंजर्वेशन, ये तब फॉलो होता है जहाँ पे स्पीसीज बैडली थ्रेटेंड हो रही है और यदि हमने उसको अर्जेंसी में कंजर्वेशन नहीं दी तो वो एक्सटिंक्ट भी हो सकती है। तो देयर इज अर्जेंट नीड ऑफ कंजर्वेशन। एग्जांपल देती है एनसीईआरटी, जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन जहाँ अलग अलग वेराइटीज ऑफ प्लांट्स ग्रो कराए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क जिसको इकोनॉमिकल पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है, एनिमल को कंजर्व भी किया जाता है, एंड टूरिज्म पर्पस के लिए भी यूज होता है। क्रायो प्रिजर्वेशन डिटेल में हमने चैप्टर 1 में समझा है। लिक्विड नाइट्रोजन में हम गैमेट्स को, सीड्स को फ्रोजन स्टोरेज देते हैं फ्यूचर यूज के लिए। माइक्रो प्रोपगेशन टिश्यू कल्चर से हम बहुत तेजी से प्लांट्स के नंबर बढ़ा सकते हैं, स्पेसिफिकली उन प्लांट्स के जिनके नंबर एंडेंजर्ड कंडीशन में, आप कह सकते हैं वल्नरेबल टुवर्ड्स एक्सटिंक्शन। सीड बैंक सुने होंगे कि ऐसी स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट होने वाली है उनके सीड्स को कंजर्व करें फ्यूचर यूज के लिए। नाउ कम ओवर द इन सीटू, ऑन साइट एंड नेचुरल कंजर्वेशन। किन की नेचुरल कंजर्वेशन करें? अब सपोज यदि एक ही एनिमल थ्रेटेंड हो रहा है तो ओके है, हमने उसको निकाल के कैप्टिव कंडीशन में रख लिया। लेकिन यदि उस जंगल में बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल थ्रेटेंड हो रहे हैं तो क्यों ना हम पूरे साइट को ही कंजर्व कर दें। तो जब पूरे साइट को कंजर्व किया जाता है तो उसको बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन और नेचुरल कंजर्वेशन बेस्ड ओवर हॉटस्पॉट एंड एंडेमिज्म। कई बार क्या होता है बेटा कि कुछ एरिया इतने बायोडाइवर्सिटी रिच होते हैं कि एक एक चीजों को कंजर्व करना कैप्टिव कंडीशन में इज नॉट फिजिबल। सेकंड, कुछ नेचुरल हैबिटेट ऐसे हैं जहां पे ऐसी स्पीसीज मिलती हैं जो अर्थ के किसी और हिस्से में नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल काजीरंगा नेशनल पार्क असम की बात करूं तो वो फेमस है बेटा वन हॉर्न राइनो के लिए। और जो वन हॉर्न राइनो है, एक सिंग वाला जो गेंडा है, वन हॉर्न राइनो है, वो सिर्फ आपको असम में ही मिलेगा और किसी ज्योग्राफिकल एरिया में नहीं मिलेगा। तो कैन यू कॉल एंडेमिक स्पीसीज? एंडेमिक स्पीसीज वो होती है विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफी, नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। तो यदि आप सपोज उसको किसी कैप्टिव एरिया में ले भी गए तो सर्वाइव ही नहीं करेंगे। तो क्यों ना हम उस पूरे एरिया को ही क्या कर दें, कंजर्व कर दें टू अवॉइड एक्सटिंक्शन। तो इसमें से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे कि ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो बेस्ड है हॉटस्पॉट एंड एंडेमिज्म पे। कंजर्व एंड प्रोटेक्ट होल इकोसिस्टम दैट इज सेविंग एंटायर forest to save the tiger.
बहुत सारे आपने रणथंभौर नेशनल पार्क सुने होंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है अपने इंडिया का। यहाँ पे हमने पूरे जंगल को, पूरे फॉरेस्ट को ही कंजर्व कर दिया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। अब आता है हॉटस्पॉट्स होते क्या हैं, अलग से भी क्वेश्चन हॉटस्पॉट पे आ जाता है बेटा। किनको, किस एरिया को हमने हॉटस्पॉट कहा, मतलब किस ज्योग्राफिकल एरिया को हमने हॉटस्पॉट कहा। डिफाइंड ए ज्योग्राफिकल एरिया विच शो फॉलोइंग फीचर्स, क्या क्या फीचर होने चाहिए। बायोडाइवर्सिटी रिचनेस, बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होनी चाहिए। हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, दैट इज स्पीसीज कन्फाइंड टू पर्टिकुलर रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, कहीं और ना मिलती हो स्पीसीज। तीसरी, मैक्सिमम हॉटस्पॉट इज बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। ट्रॉपिक्स, सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट आपको ट्रॉपिकल एरिया में मिलेंगे, हमने पहले ही पढ़ लिया था ट्रॉपिक में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है। हाई थ्रेट टू स्पीसीज, इन एरिया में स्पीसीज की हंटिंग पोचिंग बहुत ज्यादा होती है, तो स्पीसीज का एक्सटिंक्शन का रिस्क है, कंपटीशन बहुत होता है। इफ वी कंजर्व हॉटस्पॉट, अब बात आती है कि जो हॉटस्पॉट्स हैं वो ज्योग्राफिकल एरिया जहाँ पे डिग्री ऑफ स्पीसीज रिचनेस बहुत ज्यादा है और ये पूरे वर्ल्ड के लेस देन 2% एरिया को कवर करते हैं। अब एनसीईआरटी कहती है कि हॉटस्पॉट विच कवर लेस देन 2% एरिया, और यदि हम इनको भी कंजर्व कर लें तो हम बायोडाइवर्सिटी लॉस कैन बी डिक्रीज बाय 30%। मतलब क्या कहती है, पूरे वर्ल्ड का लेस देन 2% एरिया हॉटस्पॉट कवर करता है। और यदि हम और भी कुछ ना फॉलो करें, एटलीस्ट इन्हीं हॉटस्पॉट को कंजर्व कर दें, तो हम एक्सटिंक्शन की रेट को 30% घटा देंगे, डिक्रीज कर देंगे। अब थोड़ी सी वैल्यूज पे आ जाते हैं बेटा। टोटल नंबर ऑफ हॉटस्पॉट इनिशियली थे 25, 9 न्यू एडेड, मतलब एडेड लेटर, तो टोटल हॉटस्पॉट पूछा जाए तो आप कितने के साथ जाएंगे, 34। इनिशियली कितने थे, 25, फिर न्यू एडेड 9, तो टोटल हॉटस्पॉट पूछा जाए तो गलत मत करना, 34 हॉटस्पॉट है, एंड 34 हॉटस्पॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे अर्थ की बात हो रही है यहाँ पे। और इस 34 में से, 34 में से 3 हॉटस्पॉट हमारे इंडिया में है, इसीलिए इंडिया अपनी मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है। तो 3 हॉटस्पॉट इन इंडिया, नेम सुन ले, वेस्टर्न घाट टू श्रीलंका, इंडो बर्मा रीजन, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन एंड हिमालय रेंज, ये 3 हॉटस्पॉट कहाँ है, आपके इंडिया में है। सेक्रेड ग्रुप्स की बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्रेड, सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, मतलब जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं वो फॉरेस्ट को, माउंटेन्स को पूजा करती हैं, मतलब सेक्रेड रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। तो ये एक आप कह सकते हैं, दीज आर पैचेस ऑफ लैंड एरिया, पैचेस ऑफ फॉरेस्ट एंड रिफ्यूज, आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसा फॉरेस्ट कवर एरिया जहाँ पे हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने इसको सेक्रेड इंपॉर्टेंस से जोड़ा है, पवित्र माना है। जैसे तुलसी हमारे घर में नॉर्मल प्लांट से ज्यादा हम उसको, मतलब एक रिलीजियस सेंस से जोड़ा हुआ है, तो तुलसी को कभी कोई थ्रेटन नहीं करता। तो जब हम किसी भी स्पीसीज को, जैसे काला हिरन, बिश्नोई कम्युनिटीज उसको रिलीजियस पर्पस से जोड़ती है, तो जब हम किसी भी स्पीसीज को, इधर प्लांट्स एनिमल को रिलीजियस कॉन्सेप्ट से जोड़ देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो पूरा एरिया ही कंजर्व हो जाता है, वहां पे हंटिंग पोचिंग हो ही नहीं सकती है। आप कह सकते हैं एक सेक्रेड इंपॉर्टेंस हो गई, तो लोग वहां पे जनरली नहीं करते। अब आती हॉट सेक्रेड ग्रुप्स की बात बताऊं, अगेन एग्जांपल आपको याद करने पड़ेंगे। गारो खासी जयंतिया हिल्स आपने मेघालय में सुना होगा, उसमें से खासी एंड जयंतिया हिल्स ऑफ मेघालय सेक्रेड ग्रुप्स है। अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरिया इन मध्य प्रदेश, दीज ऑल आर सेक्रेड ग्रुप जिनके ट्राइबल कम्युनिटी का रिलीजियस कॉन्सेप्ट भी जुड़ा हुआ है। अब आते हैं इंटरनेशनल एफर्ट्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, ये तो नेशनल लेवल पे हमने इन-सिटू एक्स-सिटू कर लिया। अब आता है कि बायोडाइवर्सिटी जो थ्रेटेंड हो रही है, ये किसी नेशन का इशू नहीं है बेटा, ये पूरे वर्ल्ड का इशू है। तो बायोडाइवर्सिटी थ्रेटेंड होती है तो होल इकोसिस्टम, अपना पूरा अर्थ ही अनस्टेबल होता है। तो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे समिट्स हुए, सम्मेलन हुए, जिनका मेन मोटिव था सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ इकोसिस्टम, सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड फॉर देयर कंजर्वेशन, ताकि डेवलपमेंट भी होती रहे, कंजर्वेशन भी होती रहे, अनवांटेड स्पीसीज थ्रेटेंड ना हो, ये इनका मेन मोटिव था। तो 2 समिट्स आपके एनसीईआरटी में जिक्र हो रहा है बेटा, एक अर्थ समिट, एक वर्ल्ड समिट। सिर्फ पूछा जाता है कि कहाँ हुई थी और किस ईयर में हुई थी। अर्थ समिट 1992 में ऑर्गेनाइज हुई थी रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, और वर्ल्ड समिट 2002 में हुई थी जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका में। मेन मोटिव था बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ होल चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और यदि आपको ये लेक्चर अच्छे लगे तो प्लीज
कमेंट करें, कोई फीडबैक दें। थैंक यू सो मच।